एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा की तरह अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। जैसे कि अब हम सभी जानते हैं एग्जाम्स आने वाले हैं, है ना। सभी का दिल धक 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 करने लग जाता है एग्जाम के नाम से, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम है ना, ये हर रोज हमको भूत बनकर सताता है हमारे सपनों में। क्योंकि जिंदगी का पहला बोर्ड एग्जाम, जहाँ पर हर कोई आके आपको जज करेगा आपके नंबर्स को लेके, जहाँ पर हर कोई दूसरा रिश्तेदार आके पूछेगा, अरे तुम्हारे बच्चे के नंबर कितने आए, मेरे बच्चे के तो इतने नंबर आए, अरे क्या तुम्हारे बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जाने कितनी बातें होंगी जो अपने रिजल्ट के बाद आप सुनेंगे, या फिर हो सकता है 10th में आते के साथ ही सबने सुनाना भी शुरू कर दिया होगा और आज तक आप सुनते ही आ रहे होंगे। लेकिन इन सब से बचने का एक ही तरीका है हमारे पास, ठीक है, कि दूसरों के तानों से बचो और जिंदगी में आगे बढ़ो, कैसे बोर्ड में अच्छे नंबर लाके। एंड वो तरीका क्या है हमारे पास? वो तरीका है हमारा अग्नि बैच, जहाँ पर शुरू हो चुकी है विंटर महा धमाका सेल, ठीक है। एंड यस, जहां पर हम आपको दे रहे हैं लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज PYQs, है ना, 5 मॉडल पेपर और सुपर 500 क्वेश्चंस की एक बहुत बड़ी लिस्ट, है ना। इतना सब कुछ। बात करते हैं सब्जेक्ट्स की कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। तो यस, यहाँ पर आपको मिल रहा है मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड इंग्लिश। ओके, सारे के सारे आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं। देन इसके बाद इसका प्राइस घट के हो चुका है 999 से सिर्फ 499। आहा, क्या बात है, इतने में तो हम मैडम पिज्जा खा जाते हैं, है ना। तो एक पिज्जा के पैसों में यहाँ पर आप अपना रिजल्ट बदल सकते हो। वाओ, क्या लाइन है ना। एक पिज्जा का पैसा आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो एक दिन पिज्जा ना खा के बैच खरीद लो, है ना। फिर रिजल्ट आने के बाद आप पिज्जा ही पिज्जा खाना, अपने दोस्तों को पिज्जा खिलाना, पड़ोस की जो आंटियां अंकल है, दीदी भैया है, जो भी आपका रिजल्ट पूछेंगे, मामा मामी नाना नानी चाचा चाची ताऊ ताई जो भी पूछेंगे, सबको पिज्जा खिलाना, ठीक है। एक पिज्जा के पैसे में बस अपना रिजल्ट बदल लेना। तो करना क्या है इसके लिए? आपको सिर्फ क्या करना है, अपना फोन उठाना है, एक नंबर है 0124715825, जो एक चमत्कारी नंबर है, इसको घुमाना है, बात करनी है और कहना है कि सर जी बैच लेना है, ठीक है। या फिर अगर इतना नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है, गूगल फॉर्म भरना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। खुद कॉल आ जाएगा आपके पास। बस इतना सा चमत्कारी काम करना है आपको और एक अच्छा सा रिजल्ट अपने नाम करना है। चलो अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि मेन मुद्दा क्या है मैडम। हमारा मेन मुद्दा ये है कि आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं हमारे शरीर में। ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, पर उन चीजों में जो उनके पीछे का कारण होता है कि वो चीजें कैसे कंप्लीट हो रही हैं। जैसे कि आपने दवाई खाई, वो दवाई खून में मिलती है, खून में जाके कौन सी जगह जानी होती है, कौन सी जगह जाके वो कैसे काम करती है, या फिर आपका जो है खाना खाया है वो खाना कैसे पच रहा है ना, कौन सा जो रस निकल रहा है कौन सी ग्रंथि से, कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे के सारे सवाल आज की इस क्लास में बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, है ना। क्या तैयार हो आप सभी आज की क्लास के लिए? तैयार हो ना? तो अगर तैयार हो आज की क्लास के लिए तो फटाफट से क्लास को सबसे पहले लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड ये सेव कर लेना, कहीं क्लास आपसे मिस ना हो जाए, वरना एंड टाइम पे ढूंढते फिरोगे, अरे मैडम ने एक क्लास बताई थी, वो क्लास कहाँ चली गई, है ना। तो अभी तक जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले तो भाई लाइक करना है क्लास को, है ना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि अच्छा और भी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं हमारी बायोलॉजी में, तभी तो आपको पता चलेगा, है ना। तो चलो भाई इसी चीज़ के साथ शुरुआत कर देते हैं आज हम अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। चलो भाई, तो अगर हम बात करते हैं ग्रंथियों की, है ना, अगर हम ग्रंथियों की बात करते हैं तो ग्रंथियां मेनली क्या होती हैं? 2 तरीके की होती हैं। एक होती है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि, है ना, एक होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि, ठीक है, ओके ना।
एक अंतःस्रावी, एक बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी को क्या कहते हैं हम? एंडोक्राइन। बाह्यस्रावी को क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन। ओके, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो आपकी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये नलिका विहीन होती हैं। ठीक है, ये क्या होती है? नलिका विहीन। ठीक है, एंड क्या करती है? हार्मोन सीधे रक्त में छोड़ती है। जबकि बाह्यस्रावी क्या होती है? जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, नलिकाओं के माध्यम से अपने स्राव जैसे पसीना, लार, एंजाइम, ठीक है, शरीर की सतह या अंग के अंदर छोड़ती है। इनमें क्या होता है? इनमें नलिका होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ की अगर हम बात करते हैं कि मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये नर का शरीर है और ये मादा का शरीर है। तो नर और मादा में सिर्फ अंतर क्या होता है? सिर्फ एक ही ग्रंथि का अंतर होता है, वृषण। पुरुष में होता है और मादा में होता है अंडाशय, बस। इसके अलावा कोई भी अंतर नहीं है दोनों में। देखो, पीनियल पीनियल, पीयूष पीयूष, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस, परावटु परावटु, अवटु अवटु, थाइमस थाइमस, अग्नाशय अग्नाशय, अधिवृक अधिवृक। अरे सारी की सारी सेम है, सिर्फ वृषण और अंडाशय में अंतर है जो इनकी जनन ग्रंथियां होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बेसिकली आज हमको बात करनी है। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में जो पाए जाने वाली सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब हमारे शरीर में जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक आती है बहिस्रावी ग्रंथियां, एक आती है अंतःस्रावी और एक आती है मिक्स्ड, यानी एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ग्रंथि आती है वो आती है पीयूष ग्रंथि, या फिर जिसको आप हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। तो पीयूष ग्रंथि एक सेला टर्सिका नामक अस्थिल गुहा में स्थित होती है और एक वृत्त द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे होती है ये, है ना। अब ये क्या है आपकी? हम बात कर रहे हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। ये रही, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपकी पीयूष ग्रंथि। ये होता है पीछे वाला भाग, ये होता है आगे वाला भाग। ओके, आंतरिकी के अनुसार पीयूष ग्रंथि एडिनोहाइफिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस नामक 2 भागों में क्या होती है? डिवाइड होती है। ठीक है, एक भाग ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 भाग जो होते हैं, है ना, ये 2 भाग में डिवाइडेड है। एक का नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरे का नाम क्या है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, अब जो एडिनोहाइपोफाइसिस होता है ये 2 भागों का बना हुआ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि या फिर हाइपोफाइसिस मानव शरीर की एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है जो मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या होती है? मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है और कई जरूरी हार्मोन बनाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में कुछ और खास बातें भी हैं। ठीक है, जैसे कि ये मटर के आकार की एक छोटी सी ग्रंथि होती है। पूछ लेते हैं कई बार कि जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम मास्टर ग्रंथि की यानी कि मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। छोटी सी ग्रंथि होती है जो मटर के आकार की होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, यहाँ थायराइड ग्लैंड जिसको हम कहते हैं, तो शरीर की सबसे बड़ी, है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये, जिसका भार आपका 25 से 30 ग्राम होता है ना। उपकला कोशिका की बनी हुई होती है, घनाकार उपकला इसमें मौजूद होती है। एक तितली के या फिर बोलो एच के आकार की ग्रंथि ये होती है ना। ये देखो, ये यहाँ पर इस तरीके से होती है कि ये क्या है? आपका स्वरयंत्र है जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है। ये जो 2 पंख जैसे हैं ये है ना, ये क्या है? यही आपकी थायराइड ग्रंथि है। एंड ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? श्वसन नली है, यानी कि आप जिसको ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से देखेंगे तो ये आपको ऐसे नजर आएगा। ये येलो वाला क्या है? ये श्वसन नली, और ये क्या है? आपका स्वरयंत्र।
ओके, हाँ जी। चलिए अब इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो थायराइड ग्रंथि क्या है, स्वर यंत्र के नीचे और श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है। आकार में मैंने क्या बोला, या तो एच आकार बोलोगे या बटरफ्लाई शेप बोलोगे। एच आकार या फिर बटरफ्लाई शेप की होती है। ये क्या होती है, द्विपालित, यानी कि एक पाली ये रही और एक पाली ये रही, दो पालियां होती हैं इसके अंदर। ओके, दोनों पाली इस्थमस नामक संयोजन से जुड़ी होती हैं, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या कहेंगे, इस्थमस। ये क्या है, कनेक्शन है, कनेक्टिंग लिंक है इन दोनों के बीच में। ओके, अब तो थायराइड ग्रंथि है, इससे क्या स्रावित होता है, यानी कि सिक्रीशन क्या होता है। तो ये थायरोक्सिन या फिर टेट्रा आइडोथायरोइन जिसको थायरोनिन जिसको T4 कहते हैं, ट्राई आइडोथायरोनिन जिसको T3 कहते हैं, और कैल्सिटोनिन यानी कि C सेल जिसको हम कहते हैं। तो ये स्रावित हार्मोन है आपके थायराइड ग्रंथि के द्वारा। काम क्या है, काम देख लेते हैं कि भाई आपका BMR बढ़ा देती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, कैल्शियम का संतुलन बढ़ाती है, टेम्परेचर को मेंटेन करती है, और आपके शरीर में जो भी ग्रोथ का काम होता है, यानी कि जो वृद्धि होती है, वो भी यही करती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है पैराथायरॉयड, यानी कि जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है उसके ऊपर ये ग्रंथि मौजूद होती है। ठीक है, जैसे कि ये स्वर यंत्र है, यानी कि लैरिंक्स हो गया है, ये क्या था आपका श्वास नली यानी कि ट्रैकिया था, ये पिंक वाला क्या था आपका थायराइड ग्रंथि। इसी के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपको चार गोल गोल सी बॉल्स नजर आ रही हैं, यही क्या है आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कहलाती है। ओके, इस तरीके से देखो, ये जो येलो शेप में दिखाई दे रही है ना, यही होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। ओके, मनुष्य में 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां क्या होती हैं, लाल और अंडाकार होती हैं। हर एक पिंड में, यानी कि एक ये और एक ये, 2 पिंड हैं और इनमें 2-2 पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं, यानी कि द्विपालित है ना, और इनमें 4 क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं। ठीक है, ग्रंथि का औसत भार कितना होता है, 0.01 से लेके 0.03 तक होता है ग्राम। प्रत्येक पैराथायरॉयड ग्रंथि संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू द्वारा घिरी रहती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास अधिवृक्क ग्रंथि, यानी कि जिसको हम कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। ये जो एड्रेनल ग्लैंड होती है ये कहाँ होती है, ये जो हमारी वृक्क होती है ना, यानी कि हमारी किडनी होती है, इनके ऊपर ये टोपी नुमा संरचना होती है। ठीक है, जिसको हम अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रेनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। प्रत्येक वृक्क के अगले सिरे पर एक एक पीले भूरे रंग की टोपी समान अधिवृक्क या एड्रेनल ग्रंथि पाई जाती है। ये टोपी के समान होती है ये। इसका वजन होता है 4 से 5 ग्राम। बाहरी भाग कॉर्टेक्स और केंद्रीय भाग मेडुला कहलाता है। ठीक है, ये इस तरीके से होती है, ऐसे करके। तो बाहरी भाग क्या है इसका, हाँ, ये जो बाहर ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग है ये क्या है आपका कॉर्टेक्स है ना, एंड ये जो अंदर वाला भाग है ये क्या है आपका मेड्यूला। ठीक है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। ओके, फिर हमारे पास आती है अग्नाशयी ग्रंथि। अगर मैं अग्नाशयी ग्रंथि की बात करती हूं तो अग्नाशयी ग्रंथि कहां पर आती है आपकी, ये आपका ऐसे करके आपका पाचन तंत्र आता है। ऐसे करके ये ऐसे, यहाँ पे एक पत्ती जैसी संरचना होती है, ऐसे करके। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये वाला, ये क्या होती है आपकी अग्नाशयी ग्रंथि होती है। ठीक है, ये एक पाचक ग्रंथि यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो भोजन के पाचन के लिए अग्नाशयी रस को स्रावित करती है। ये जो आपकी अकेली ग्रंथि है ये कैसी है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। ये क्या है आपकी मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी मिश्रित ग्रंथि होती है, क्योंकि इसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों तरीके की ग्रंथियों की तरह ये काम करती है, इसलिए इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। ओके, यस। इस ग्रंथि की पालियों में उपस्थित संयोजी ऊतक में अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं
जिन्हें हम लैंगरहैंस की दीपिकाएं यानी कि इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। एंड इसके साथ साथ यहीं पर क्या होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इंसुलिन कहाँ बनता है आपके बॉडी में, यहीं पे बनता है, अग्नाशय में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है पीनियल ग्रंथि यानी कि पीनियल काय भी बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये क्या होती है, अग्र मस्तिष्क में डायंसिफेलॉन के मध्य पृष्ठ तल पर स्थित होती है। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रही है ना, ये इसे एपिफ्राइसिस सेरिबाई, ठीक है, भी कहते हैं। एक छोटी सफेद और चपटी रचना होती है और एक खोखले वृंत पर क्या होती है, स्थित होती है। इसका वेट कितना होता है, 150 मिलीग्राम इसका वेट होता है। फिर वृषण की बात करते हैं। यहां तक तो चलो हमने सारी बात कर ली। हमने देख लिया कि ठीक है, सारी की सारी जो ग्रंथियां होती है, मैंने क्या बोला कि सब सेम होती है, सब सेम होती हैं। लेकिन मैंने क्या कहा था कि जनन ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो अलग होती हैं। जनन ग्रंथियां दोनों में, चाहे वो नर है चाहे वो मादा है। नर में होते हैं आपके वृषण, ठीक है, और मादाओं में क्या होते हैं, आपके अंडाशय होते हैं। अब वृषण की अगर बात करती हूँ तो नर के शरीर में 2 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं उदर गुहा से बाहर। यहाँ पर ये क्या है, 2 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो उदर गुहा से बाहर होते हैं, यानी कि उनके शरीर से बाहर है, नाभि से नीचे वाला जो पोर्शन होता है वहां पे पाए जाते हैं। और ये दोनों के दोनों एक पाउच जैसी संरचना में होते हैं जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं यानी कि वृषण कोश कहते हैं। ठीक है, तो वृषण स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश यानी कि स्क्रोटल सैक में उपस्थित होते हैं। कि ये आपका क्या हो गया है, ये है आपका वृषण कोश, है ना। एंड इसके अंदर क्या होते हैं, ये है आपके वृषण। ठीक है, वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में उपस्थित संयोजी उतक में अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं जो नर हार्मोन जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं उसका सिक्रीशन करती हैं यानी कि स्रावन करती हैं। मुख्य हार्मोन एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, ओके, इसके काम देख लेते हैं कि भाई इसका काम क्या होता है। तो ये जनन तंत्र को उत्तेजित करने से लेकर इनका पूर्ण विकास करना इनका काम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम शुक्राणुओं का निर्माण यहाँ पर होता है। ठीक है, फिर नर के सहायक लैंगिक लक्षण जैसे कि चेहरे पर बाल आना, दाढ़ी आना, मूंछ आना, शरीर पर बालों की वृद्धि होना, त्वचा की मोटाई, मोटी आवाज, कंधे चौड़े, पेशियों और हड्डियों के बढ़ने एक्सेट्रा के विकास को उत्तेजित करता है। ठीक है, तो 3 मेन चीज याद रखना इसमें। पहला, शुक्राणु बनाता है, ठीक है, दूसरा हार्मोन बनाता है, ठीक है, और तीसरा जो आपके लैंगिक लक्षण होते हैं। ठीक है, इनको क्या करता है, हाँ, बढ़ाता है या बोलो या इनमें सहायता करता है, इनको कंप्लीट होने में सहायता करता है। ओके, तो ये हो गए आपका वृषण। अब उत्साह एवं मैथुनेच्छा के विकास का नियंत्रण करना है ना। फिर बंधियाकरण यानी कि कैस्ट्रेशन, शल्य क्रिया द्वारा वृषणों को हटा देना, ठीक है, जिसे आप बंधियाकरण या फिर ऑर्किडोक्टोमी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है अंडाशय। अब हमने जैसे क्या बोलते हैं वृषण के बारे में बात किया, सेम ऐसे अंडाशय के बारे में बात करेंगे। अब स्त्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्त्रियों में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में स्थित होते हैं। ठीक है, नाभि से नीचे। देखो लड़कों में क्या है, वृषण शरीर के बाहर है, लेकिन लड़कियों की बात करते हैं तो ये क्या है, शरीर के अंदर ही होता है, लेकिन आपका नाभि से नीचे होता है ना। और जो आपका उत्सर्जन तंत्र होता है उससे ऊपर होता है। इसके द्वारा निम्नलिखित 3 हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं। पहला आता है आपके पास एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है, एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो ग्राफियन पुटिका यानी कि ग्राफियन फॉलिकल द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। ठीक है, इसके काम देख लेते हैं कि इसका काम क्या है। इसे नारी विकास यानी कि फेमिनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं,
है ना। मादा के सभी सहायक जननांगों और लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है ये, ठीक है। वसा संचय से नितंब भारी हो जाते हैं, यानी कि जो हिप्स होते हैं ये क्या होते हैं, हैवी हो जाते हैं जब इसमें फैट आ जाता है। इस हार्मोन के प्रभाव से मादा में आवाज महीन यानी कि पतली हो जाती है। रजोधरण का प्रारंभ यानी कि जो आपका पीरियड्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। स्वभाव में शालीनता यानी कि स्वभाव एकदम इनका शांत हो जाता है। और मैथुन इच्छा जागृत होती है, यानी कि जो सेक्सुअल डिजायर होता है वो क्या होती है, वो एक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन। तो ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो कॉर्पस लूटियम की कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। ये सब हमारे अंडाशय में काम चल रहा होता है, सारा का सारा जो आपने यहाँ पे पढ़ा ना, क्या बोलते हैं इसको, कहाँ चला गया हमारा, ये ग्राफियन फॉलिकल हो गया है ना, कॉर्पस लूटियम हो गया, सब हमारे अंडाशय में काम चल रहा है। ये एस्ट्रोजन के सहयोग कर स्तन में वृद्धि करता है, यानी कि जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है इसकी बात कर रहे हैं हम। ये गर्भावस्था और प्रसव में होने वाले परिवर्तनों से भी संबंधित है ना। स्तन अधिक विकसित, दुग्ध ग्रंथियां बड़ी और सक्रिय हो जाती हैं सिर्फ आपके प्रोजेस्टेरॉन की हेल्प से। हमारे पास थर्ड वन आता है रिलैक्सिन। तो ये क्या, एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है, ठीक है, जो गर्भावस्था में कॉर्पस लूटियम तथा अपरा से क्या होता है, स्रावित यानी कि सिक्रीट होता है। ये क्या करता है काम, हार्मोन श्रोणि मेखला के प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करने का काम करता है। ओके, लास्ट में हमारे पास आती है थाइमस ग्रंथि, जो दोनों में होती है, नर में भी होती है और मादा में भी होती है। अब ये क्या होती है, जब बच्चा छोटा होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो ये वहाँ पे मौजूद होती है। लेकिन जैसे जैसे वयस्क होता जाता है बच्चा, जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है, वैसे वैसे ये ग्रंथि छोटी होती जाती है। ओके, तो ये कैसी होती है, द्विपिंडकीय यानी कि बाइलोब्ड होती है ना। और वक्षीय गुहा में हृदय से आगे ट्रैकिया के इधर उधर उपस्थित होती है। ये ग्रंथि जन्म के समय विकसित होती है, यौवनावस्था के प्रारंभ के पश्चात धीरे धीरे छोटी होने लगती है और वृद्धावस्था तक लगभग समाप्त हो जाती है या फिर एक डोरी के समान रह जाती है। ये एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है, जिसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। एंड यस, इसी के साथ हमने अपने सारे के सारे जो अंतःस्रावी ग्रंथियां थी उनको पूरा कर लिया है, ठीक है। तो आई होप ये सारी की सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां अब आपको उतनी मुश्किल, उतनी टफ नहीं लगी होंगी जितना कि अभी तक आपको डर लगता होगा, ओह अब क्या करें, ये तो हमें याद ही नहीं है। एंड यस, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियों का उल्लेख कीजिए। तो ये सारी की सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां आपको तब लिखनी होंगी, नहीं लिखेंगे तो फिर नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो तैयारी कर लीजिए। हैप्पी लर्निंग, ओके। तो हैप्पी लर्निंग, यस अगेन, कि अच्छे से याद करो, अच्छे से पढ़ाई करो एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन क्या, अग्नि बैच, ठीक है। सबको पिज्जा खिलाना है, नहीं खिलाना है, खिलाना है ना, तो यस, चलते चलते फिर से याद दिला रही हूँ कि अग्नि बैच ज्वाइन कर लेना, फटाफट वहाँ पे हमसे मिलना एंड यस, सबसे आगे बढ़ जाना। तो कमेंट सेक्शन में सभी लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया, है ना, कि अब कोई डाउट नहीं रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को लेकर आपके दिमाग में। ओके, तो यस, आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ऐसे ही एक वीडियो में जहां पर हम कोई और बढ़िया से और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे। तब तक के लिए टाटा।